अभी आने वाले हैं 24 के चुनाव में, पहले से पेशन गोई कर दूंगा। बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ये अगला 1 साल जो गुजरेगा, लोगों को नफरत में मुब्तला करने की सियासत है, ये अभी बहुत पीक पर जाने वाली है। और इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। 24 का चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस दौर में मुल्क को जो जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह मुल्क की तारीख को बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर बाकायदा एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर भरने का नहीं बल्कि ठूसने का काम किया जा रहा है, और उनको हर चीज़ में शामिल करके उनके खिलाफ नफरत की आग को जलाया जा रहा है, इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और बात करूंगा मैं कर्नाटक के चुनाव पर। जी हां, कर्नाटक के चुनाव पर अब ओपिनियन पोल भी आने शुरू हो गए। हालांकि मुख्तलिफ ओपिनियन पोल हैं, लेकिन जो एनडीटीवी का ओपिनियन पोल है वो शायद गोदी मीडिया से कुछ मुख्तलिफ। हालांकि अब सारे चैनल और सारी बातें, सारी रिपोर्टें, अब किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद जो एनडीटीवी और लोकनीत ने एक सर्वे किया है, ओपिनियन पोल किया है, उसमें ये बताया है कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही है, यानी एक भारी अक्सरियत से। और कहा है कि 224 जो सीटें हैं उनमें से 129 से लेकर के 135 तक कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी 65 से 70 के बीच में सिमट जाएगी, ऐसा ये ओपिनियन पोल में कहा गया। इससे पहले एबीपी ने भी कुछ इसी किस्म का सर्वे किया था, करीब 1.5-2 महीने पहले। जी ने और तमाम लोगों ने कुछ अलग दिखाए हैं, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस की टक्कर है। और अगर ऐसा ना होता तो अमित शाह और पीएम मोदी जिस तरह से कर्नाटक में गली गली घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हम इस पूरे उस पर बात करेंगे कर्नाटक के चुनाव को लेकर के, और भी जो तमाम चीज़ें हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और सीनियर सहाफ़ी, इसके साथ ही साबिक मेंबर पार्लियामेंट और सफ़ीर हिंद, साबिक सफ़ीर हिंद भी वो हैं। एक बड़ी शख्सियत के साथ हम आज बात करेंगे। हम मौजूद हैं जनाब मीम अफजल साहब की रिहाइशगाह पर, उनसे बात करेंगे। मीम अफजल साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया। और जाहिर है कि चुनाव का माहौल है और आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने कई चुनाव देखे हैं, लड़ाए हैं चुनाव। कैसा देख रहे हैं आप? 40-45 साल हो गए चुनाव देखते हुए, चुनाव लड़ाते हुए लोगों को देखा, खुद भी चुनाव लड़ाया, खुद चुनाव लड़े भी और आज भी चुनाव लड़ाते हैं जी। जब भी हमारा कहीं स्टेट पे किसी में चुनाव होता है वहाँ जाना होता है जी जी जी। तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं। यूँ तो हर पार्टी ये दावा करती है कि हम जीत रहे हैं, जाहिर है, लेकिन ज्यादातर पार्टियों को ये पता होता है कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल। और हमें भी इसका अंदाजा होता है। तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन चूंकि कर्नाटक का मामला है और आपने कर्नाटक की बात की जी जी जी, और ख़ास तौर पे आपका जोर जो है वो इस बात पर है कि सर्वे जी जी, तो ज़ाती तौर पर मैं सर्वों पर यकीन नहीं करता हूँ। बिल्कुल। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आमतौर पर मेरा ये मानना है कि सर्वे स्पॉन्सर्ड होते हैं। और जब से मोदी जी पावर में आए हैं 2014 से पहले से ही मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस काम में लग गया था कि हर चुनाव के अंदर वो मोदी की जीत दिखाएं और उससे वो पब्लिक ओपिनियन को पहले से ही मुतासर करना शुरू कर देते थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक डेमोक्रेसी में जो एक एतमाद होता है वो एतमाद अपनी जगह पर है जी जी। और उस एतमाद की वजह से मैं ये समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि चुनाव लड़े, भरपूर ढंग से लड़े। कांग्रेस चूँकि एक बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। लेकिन वो हमेशा हर चुनाव के अंदर सीरियस होकर के लड़ती है और हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से चुनाव में हमको
कहीं पर कामयाबी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर नाकामी भी हुई है। बिल्कुल। उससे एक मायूसी भी होती है। लेकिन जब कभी हम चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो एकदम, कहना चाहिए, उनके अंदर एक जान सी आ जाती है। अभी आपने देखा कि हिमाचल के अंदर बिल्कुल। हम चुनाव जीते थे, जी जी। उसका असर पूरी कांग्रेस पार्टी पर पड़ा। लेकिन इस बार जो चुनाव है, ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई थी उसके बाद ये पहला चुनाव है, और इस चुनाव में उसका भी असर देखने को मिल रहा है। पूरे साउथ के अंदर जब हम राहुल जी यात्रा कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि इसका साउथ में असर है, नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि यात्रा 14-15 स्टेट से गुजरी, हर जगह वही वालेहाना इस्तकबाल भी हुआ, लोगों ने सपोर्ट भी किया, उसके साथ भी चले, और कश्मीर पहुंचकर तो अपनी इंतहा पर पहुंच गया। मैं तो कश्मीर का इंचार्ज भी था। जी 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 जी। उस यात्रा में कश्मीर का पूरा इंचार्ज मैं ही था, जी जी। सारा मीडिया का और इन सब चीज़ों का। तो वहाँ पर एक पीक का हमने दौर देखा कि जब बर्फबारी ज़बरदस्त हो रही थी जी। और हम माइनस टेम्परेचर के अंदर श्रीनगर के खुले मैदान के अंदर स्टेडियम में राहुल जी के साथ नीचे खड़े थे, और लोगों का जोश देखने के काबिल था। उसका इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान में हुआ, इसलिए कि उस दिन को चूँकि बर्फबारी हो रही थी और राहुल जी उन्हीं कपड़ों के अंदर जो वो अकेरी कमीज और वो पहनते थे, उसी में खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे। तो एक आम आदमी को लगा कि जो उनकी इमेज भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया ने बना रखी है वो सिरे से गलत है, और लोगों का एक एतमाद इस पूरी यात्रा से 4 महीने की राहुल जी की लीडरशिप के अंदर बढ़ा, और आज उसका असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। राहुल जी जहाँ भी जाते हैं, प्रियंका जी जहाँ भी जाती हैं, मैडम जहाँ जहाँ पर जाती हैं, एक अलग किस्म का इस्तकबाल, एक अलग किस्म का जो जज्बा है वो लोगों के अंदर दिखाई देता है। ये हकीकत है कि मोदी की सरकार एक टफ सरकार है, और वो हरबों को इस्तेमाल करना जानते हैं। वो हर चुनाव को, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, यहाँ तक कि अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं, उसको भी, बल्कि अभी बाकी है। 9 को या 11 को अभी, और 11 मई को फिर होने वाले हैं। तो उस लेवल तक जाते हैं जिस लेवल तक आमतौर पर बड़ी पार्टियां नहीं जाती। तो सीरियसली भी लड़ते हैं, धन बल हर चीज उनके पास है। सबसे बड़ी है कि सरकार की ताकत है, और सरकार की ताकत के साथ साथ एक ताकत उनके पास और भी है, वो है ब्लैकमेलिंग करने की ताकत। हर उस आदमी को जो उनका मुखालिफ है उसके खिलाफ वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो परेशान हो, नहीं तो फिर दूसरे जो तरीके हैं डराने धमकाने के एजेंसियों के जरिए से, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, नहीं वो तो उनको भी करते हैं। जी, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कर्नाटक में जिस किस्म का एक हिंदुत्व, आप देखिए शुरू से हिजाब का मामला उठाया गया, एक पोलराइजेशन की फ़ज़ा बनाई गई, टीपू सुल्तान के मामले को बिल्कुल उसकी मुखालफत की गई। सब जानते हैं कि वो पहले मुजाहिदे आज़ादी हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। खैर, इसके अलावा आखिर में आपने देखा कि वहाँ पे एक जो मुस्लिम रिजर्वेशन 4% ओबीसी कोटेस था उसको ख़त्म किया, लेकिन बात उससे भी नहीं बनी शायद। तो इसीलिए फिर जब मैनिफेस्टो आया बीजेपी का तो कहा कि हम यकसा सिविल कोड जो है नाफिज करेंगे, इससे भी शायद बात नहीं बनी। तो पीएम जो द केरला स्टोरी है उसको भी उसमें शामिल कर दिया। तो ये जो घबराहट है, आप ओपिनियन पोल को मत मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मानिए, मैं भी नहीं मानता बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कैसे तैयार होता है। लेकिन इसके बावजूद जो भाजपा में घबराहट, क्या आपको लग नहीं रहा है, आपने इतने इलेक्शन देखे हैं, जिस तरीके की तकरीरें, 25 किलोमीटर का रोड शो, और फिर बार बार एक मतलब एक मजहबी रंग, बजरंग बली, और ये सब चीज़ें जो है, ये इसको देख करके क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में घबराहट नहीं है, बल्कि समझिए कि जरूरत से ज्यादा घबराहट है। इसलिए कि कर्नाटक के अंदर उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी। जी जी, हाँ, ये चोरी की सरकार थी। चोरी की सरकार थी। इस सरकार को डेमोक्रेसी डाका डाला था, डेमोक्रेसी पर ताला डाल के
उन्होंने इस डेमोक्रेसी को लूटने का काम किया था, और ये काम वो मुसलसल कई जगहों पर कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं वो अपने काम से नहीं पहचानी जा रही, वो अपने भरम से चल रही हैं। उनके ताल्लुक से आम लोगों में पंचा है कि भाई इनके खिलाफ बोलोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोग उससे डरते रहे, एक भय का माहौल, एक खौफ का माहौल ये लोग पैदा करते हैं, और वही माहौल इन्होंने कर्नाटक के अंदर भी पैदा किया। लेकिन कर्नाटक में उनको जो सबसे खतरनाक चीज का सामना करना पड़ा है वो है करप्शन, क्योंकि मोदी जी ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मेरी सरकार में करप्शन का नामो निशान नहीं है। और उसी जगह पर एक बड़े तबके ने बाकायदा लेटर लिखा, जितने वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने लिखा कि हमारे से 40% कमीशन लिया जा रहा है, इतना तो हमने कमाया भी नहीं है जिससे ज़्यादा कमीशन मांगा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 100 रुपये किसी प्रोजेक्ट पर लग रहे हैं और 40 रुपये उसमें कमीशन देना है, तो कौन क्या खाएगा और क्या कमाएगा और क्या लगाएगा। जाहिर है कि जब 40% कमीशन दे रहा है आदमी तो उसका मटेरियल भी बहुत घटिया होगा। ये मैं आपको बताऊं, ये जो एनडीटीवी और लोकनीत का ओपिनियन पोल है, इसमें ये भी पूछा गया था, बहुत बड़ा नहीं पूछा गया तो लोगों ने ये बताया कि कांग्रेस नहीं बीजेपी बदनवान पार्टी है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये एक मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो कांग्रेस के खिलाफ हरबे इस्तेमाल करती रही है उसमें करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया उन्होंने। 14 के अंदर उन्होंने एक झूठा बनाया G20 को ले और तमाम को चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो चला नहीं। बाद में साबित हो गया कि सब गलत है और ऐसा जो है वो है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन कर्नाटक के अंदर बाकायदा, हालांकि ये आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तेल पर जो लाखों करोड़ रुपया सरकार ने कमाया उसका कुछ पता नहीं कहाँ गया, किस पर लगा। सही। और करप्शन वहाँ वो करप्शन है जिसके तस्वुर मैं 40, 45, 50 साल से सियासत और सहाफत और डिप्लोमेसी में रहा हूँ, मैंने ऐसा करप्शन पहले कभी नहीं देखा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे दौर में करप्शन नहीं था, करप्शन था और दिखाई देता था बाकायदा, कहीं सड़कों पर, बाकायदा दफ्तरों में सरकारी। अब तो हालत ये हो गई है कि जो हमारी नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हम तस्वुर नहीं कर सकते। अब छोटा करप्शन जो है वो तो छोटों के लिए छोड़ दिया गया है, जो बड़ा करप्शन है उसका क्वांटम इतना बड़ा है। तो अडानी का जो राहुल गांधी ने कहा 20,000 करोड़ कहाँ, जी 20,000 करोड़ तो राहुल गांधी ने सिर्फ एक केस के लिए बताया। जी। उसके अलावा कितना करप्शन हुआ है ये तो लाखों करोड़ में जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन के नाम पर हमारे खिलाफ जो कैंपेन चलाया था, आज ये बिल्कुल उल्टा रिकॉर्ड चल रहा है। आपने पाकिस्तान में जरदारी के ज़माने में सुना होगा 10%, मिस्टर 10% कहलाते थे जरदारी। महाराष्ट्र की सरकार 40% कहलाती है। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान करप्शन के मामले में बहुत ही आगे है, लेकिन आज हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकाबला पाकिस्तान से वैसे करते हैं, यहाँ भी किया है, और ऐसा किया है कि आप 10% ले तो हम 40% ले, पाकिस्तान को हरा दिया है करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान को हरा दिया जी। तो ये सरकार करप्शन के मामले में फंसी है बुरी तरह। अब ये मुद्दा तो देखिए अभी आने वाले हैं 24 के चुनाव में, पहले से पेशन गोई कर दूंगा, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ये अगला 1 साल जो गुजरेगा, अगले साल के अंदर कुछ चुनाव भी आ रहे हैं बीच में, तो ये जो पोलराइजेशन की सियासत है, राजस्थान है, लोगों को नफरत में मुब्तला करने की सियासत है, ये अभी बहुत पीक पर जाने वाली है। और इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। 24 का चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलवामा तो सामने आ गया। पुलवामा आ गया, उसके अलावा भी इनकी पोल लगातार खुल रही है। चीन के मामले में ये नंगे हो गए बिल्कुल। चीन का मामला, चीन के मामले में बिल्कुल नंगे हो गए हैं। पाकिस्तान का जरा सा भी नाम आता है तो ये सीना तान के खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा तनाव होना चाहिए सीना।
लेकिन जब चीन का मामला आता है तो कोई नहीं बोलता। ची ची करने लगते हैं। लाखों करोड़ रुपया हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, और हमारा सामान वहां बिक नहीं रहा है। तो हमेशा जो बैलेंस होता है दो मुल्कों के दरमियान में ट्रेड का, वो आमतौर पे थोड़ा 10-5% कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कि लाखों करोड़ रुपए का हम बाकायदा, मैं पूरी एग्जैक्ट फिगर भी दे सकता था अगर मुझे मालूम होता कि आप आकर इंटरव्यू तफसीली लेंगे तो मैं शायद उसको निकाल के बात करते हैं। चीन पे तो कर लेंगे क्योंकि आप तो एम्बेसडर रहे हैं। तो ये जो सब हो रहा है ये अब आम लोगों की नॉलेज में आ गया। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री बगैर सोचे समझे जो चाहते हैं बोल देते हैं। झूठ का आंसर उसमें जरूरत से ज्यादा होता है। इसलिए आज की तारीख में एक आम आदमी कहने लगा है कि प्रधानमंत्री जी बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन झूठ भी बहुत बोलते हैं। जो वादे करते हैं पूरा नहीं करते। कितने वादे उन्होंने किए, आपको याद होगा नोटबंदी के जमाने में क्या कहते थे, 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन दे दीजिए। कहा था कि हमें और मैं बोट क्लब के चौराहे पर आकर के आपसे कहूंगा मेरा जो चाहो कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपने देखा जीएसटी किस तरह से फोड़पन से नाफिज किया। कितने अमेंडमेंट करने पड़े, उसके बाद अमेंडमेंट करने पड़े। आज हालत देखिए आप कि जीएसटी के नतीजे में महंगाई कितनी बढ़ गई, आम आदमी पर बोझ कितना बढ़ गया। 413 रुपए का सिलेंडर था हमारे ज़माने में जब हमारी सरकार 14 में गई है, आज 1150 रुपए का सिलेंडर है। और एक सिलेंडर एक बार चूल्हा दे दिया था, सिलेंडर दे दिया था, उसकी पब्लिसिटी इतनी की कि आज वही पब्लिसिटी नेगेटिव बन करके इनके सर पे मंडला रही है। इसलिए कि जिनको 1100 रुपए का 1150 का सिलेंडर खरीद पा रहा, तो गांव का आदमी 1150 का सिलेंडर कहाँ खरीदेगा? इशू अफजल भाई हैं, लेकिन कर्नाटक की फिर हम बात करेंगे और 24 पे भी आएंगे, क्योंकि हम उसको ये मानते हैं कि ये जो कर्नाटक का चुनाव है वो नाक का मसला ही नहीं है बल्कि सेमीफाइनल भी है 2024 का। और इसमें जो अब जो सियासी माहिर हैं और उस तरीके के लोग हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि दरअसल ये जो लड़ाई है वो हिंदुत्व बनाम डेवलपमेंट या और सेकुलरिज्म या जो कह लें इस वक्त कर्नाटक में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ट्रैप में, चाहे मीडिया के भाजपा के आ जाती है। मिसाल के तौर पर अभी एक चीज़ उठाई कि हम पीएफआई पर बैन करेंगे और बजरंग दल पे भी करेंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का इसका बीजेपी ने रोक लिया, बात बजरंग दल की थी लेकिन बीजेपी ने उसको रोका और पीएम तक ने उसको वो कर दिया। उसके बाद बैकफुट पे कांग्रेस वहां पे आई। क्या आपको लग रहा है बैकफुट पे आई? नहीं, हम बिल्कुल बैकफुट पे नहीं आए। हमारे किसी प्रवक्ता ने, हमारे किसी लीडर ने बैकफुट पर होने का कोई सबूत नहीं दिया। हमने डंके की चोट पर कहा कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपने पढ़ा नहीं है वो, उसको पूरा पढ़िए आप। उसमें जो जुमला लिखा हुआ है बिल्कुल साफ है कि मुल्क का आईन जो है वो किसी भी ऐसी चीज की इजाजत नहीं देता जो नफरत फैलाते हैं और देश के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। उस तरह की किसी चीज को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे पीएफआई हो। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो पाबंदी भी लगाई जाएगी। ये अल्फाज पूरे हैं। तो इसमें कहीं कोई, अब उन्होंने इसको इशू कम्युनल बनाने की कोशिश की कि बजरंग बली को कैद करने की बात हो रही है। अरे भाई, बजरंग दल का आपने नाम रख लिया, बजरंग दल आपने नाम रख लिया, तो मुझे बताओ कि क्या बजरंग बली ने जब लंका पर चढ़ाई की और बाकायदा वहां जाकर के रावण से युद्ध किया, तो क्या वहां जाकर बजरंग बली ने क्या कभी इस तरह की कोई चीज की जो आज के बजरंग दल के लोग कर रहे हैं? उनकी तुलना उनसे करना बेजरंग दली की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है। लेकिन पीएम तो उसको बाकायदा अपनी तकरीरों में और यहाँ तक कह दिया कि जय बजरंग बली कह के आप जो है बटन दबाइए। देखिए वो तो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था इसी तरह से। हालांकि बाद में उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद वो बीच में कोई ऐसी बात नहीं करते थे, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वापस बाहर हो जाते हैं। उनको लगता है मुझे इलेक्शन किसी भी हालत में जीतना है, चाहे कोई सा भी इशू लेकर के आओ, उसीलिए वो ये कर रहे हैं। और ये हम पहले से जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी। लेकिन बजरंग दल ने कर्नाटक के अंदर जो कुछ किया है वो अभी बहुत लोगों को पता नहीं है।
हाँ वहां किस तरह कमजोर तबकात को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, मारा है बाकायदा, और किस तरह से वहां पर उन्होंने उनको लूटने का काम किया, उनको अभी तो कांग्रेस ने ये कहा होगा तो वहां पर आप जो इस बात को कह रहे हैं कि पोलराइज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं इसको चीजों को। अब केरला स्टोरी है, एक नहायत घटिया किस्म की, ओबाश किस्म की स्टोरी, जिसको देखना कोई शरीफ आदमी पसंद नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने फिल्म देखी नहीं देखी, लेकिन उनको जो ब्रीफ शायद आया है उसके मुताबिक वो बता रहे हैं कि साहब वो तो बड़ी अच्छी फिल्म है और बड़ा लोगों को देखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो प्रधानमंत्री अगर इस लेवल तक जब चले जाते हैं तो हमको लगता है कि ये वही प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर वहाँ के सदर से किस तरह बात करते हैं, या इंग्लैंड के अंदर कैसे बात करते हैं, गैर ममालिक में जाके कैसे बात करते हैं, क्या ये वही शख्स है? लोगों को यकीन नहीं आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं उससे आने वाले वक्त में इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, होगा इलेक्शन, कभी हम जीतेंगे कभी हारेंगे, कभी ये जीतेंगे कभी हारेंगे। हमारा भी एक जमाना था, ये 2 सीटों के साथ मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर। 89 में जनता दल के जरिए से इन्होंने अपनी सीटें बढ़ाने का काम किया और 88 के 89 के करीब पहुंच गए, 2 से 89 हुए और आज फिर इतनी बड़ी तादाद में हो गए। तो हमने भी वो ज़माना देखा कि जब इमरजेंसी के बाद सरकार चली गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार 3 साल के बाद वापस आ गई। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये दौर कभी भी परमानेंट नहीं रहता। सियासत आनी जानी चीज़ है, लेकिन इस दौर में मुल्क को जो ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह मुल्क की तारीख को बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर बाकायदा एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर भरने का नहीं बल्कि ठूसने का काम किया जा रहा है, और उनको हर चीज़ में शामिल करके उनके खिलाफ नफरत की आग को जलाया जा रहा है, इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। एक चीज़ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन सतपाल मलिक उन्होंने कहा कि अगर 24 में अपोजिशन नहीं आई और ये आ गए तो फिर आप लोग नहीं रहोगे, खत्म हो देखिए, जाएगा। सतपाल मलिक साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और बहुत संजीदा किस्म के आदमी जी हैं। बिल्कुल। मैं हैरान हुआ था जब वो बीजेपी की तरफ चले गए थे, क्योंकि वो उस मिजाज के आदमी नहीं थे। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों के अंदर ही महसूस कर लिया कि वो जिस मिजाज के आदमी हैं, जिस आइडियोलॉजी के आदमी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में फिट होना तो बहुत दूर की बात है, वो एक उंगली बराबर भी उसमें फिट नहीं हो सकते थे। वो तो उन्होंने अपना टाइम गुजारा है, लेकिन उस दौरान में उन्होंने जो बातें उठा दी वो भी उनका एक बहुत बोल्ड डिसीजन है, और उसके नतीजे में उन्हें कुछ भी आगे झेलना पड़ सकता है। ऐसा आज भी मैं महसूस करता हूँ कि उनको किसी ना किसी वक्त इसको झेलना तो पड़ेगा ही, और वो भी उसके लिए तैयार नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें उठाई हैं वो वाकई ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या वो शख्स जो एक वाक़या हुआ और उसके शाम तक उसने प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्म किया, ये भी कहा इसमें हमारी गलती है, वो प्रधानमंत्री इन्होंने खामोश रहने के लिए कह दिया, और वो खामोश क्या, वो तो बोल चुके थे बेसिकली। तो वो किसी एक खबर रसाई एजेंसी में या किसी एक टीवी चैनल पर चल भी गया था कि गलती हुई है, और उस गलती के नतीजे में हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अब एक्सपोज हो रही हैं, और जब कोई बड़ा मामला होता है और उसके बारे में जब कोई बड़ी शख्सियत होती है, जैसे मोदी जी हैं, उनके बारे में आज अगर कुछ कहा जाता है तो इसका एकदम असर दिखाई नहीं देगा आपको। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करता है, एक के बाद दूसरा वाक़या, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या, तीसरे के बाद चौथा वाक़या। एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ उनके एक वजीर होम मिनिस्टर नंबर 2 कहते हैं कि हमने मुसलमानों का रिजर्वेशन कर दिया, हम आगे भी मुसलमानों को, अरे मुसलमानों को रिजर्वेशन कब दिया गया? ये मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया था। ये तो मुसलमानों को बाकायदा बहैसियत एक एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बुनियाद पर बैकवर्ड करार देकर के 4% का रिजर्वेशन वहां दिया गया था। बिल्कुल। मजहब के, ये बार बार बोलते हैं मजहब के नाम पर तो दिया ही नहीं जा सकता, तो मजहब के नाम पर कब दिया गया मुझे बताइए? बैकवर्ड के नाम पे दिया, बंगाल में दिया गया, इससे पहले कई जगहों पर दिया गया। वहां झूठ बोल रहे हैं एक तरीके से, 100% झूठ बोलते हैं। और
कोई जरिया नहीं है कि इनके झूठ को आप सही करें। इसलिए जो गोदी मीडिया है वो आपका सच दिखाना नहीं चाहता है। उन्होंने तो कसम खा रखी है। वो तो बल्कि रोजाना, अब आप बताइए, पहलवान लड़कियां जो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री बेटी कह के उनको बात करते हैं, आज वो जंतर मंतर पर बैठी हुई है, उनके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई, और ब्रिजभूषण जो है वो एक माफिया की तरह से पूरा काम कर रहे हैं। उनके बारे में जो अभी इंकशाफात हो रहे हैं उससे अंदाजा होता है कि वो किस किस्म के आदमी हैं, थे क्या हैं, और अभी तक बैठे हुए हैं। वो कहते हैं मैं तो अगले 20 साल तक इसी ओहदे पर रहूंगा। तो जो छुटभइयों का हाल ये है तो ऊपर वालों का क्या हाल होगा वो अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये तमाम चीज़ें अफजल साहब हैं, मैं अब समझ भी करूँगा, लेकिन जो मजहबी एक रंग दिया जाता है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो है, अभी भी आप देखिए कि वो मंदिर को जोड़ दिया कर्नाटक में भी। तो ये जो अभी मथुरा, काशी, ये तमाम चीज़ें, और जैसा कि आपने खदशा जाहिर भी किया है कि वो हो सकता है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे? देखिए, इससे निपटने का कोई तरीका किसी के पास नहीं है। मैं बहुत सफाई से कह रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग आज ये सब कर रहे हैं उनके पास पावर है, इक़्तिदार है, उनके पास पुलिस है, उनके पास फौज है, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास दूसरे सब इदारे हैं जिनके ज़रिए से लोगों को किसी भी वक्त दबाया भी जा सकता है, परेशान भी किया जा सकता है, जेलों में भी डाला जा सकता है, सब कुछ है। कोई तरीका मुझे तो समझ में नहीं आता कि है। और जिनके खिलाफ ये सब हो रहा है वो कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना लोग समझ रहे हैं। लेकिन जब मैंने बताया कि सारी ताकत एक तरफ हो तो पॉलिटिकल पार्टीज तक उसका शिकार हो रही हैं, तो कौन लड़ेगा? नहीं तो ये तो आम लोगों को जब तक, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा वो इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी का होगा। वो जब चाहेगी इसको ख़त्म कर देगी। वो ठीक है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अभी भी मुल्क में जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 40 और 60 का है, तो ये सब एक साथ क्यों नहीं आती? हालांकि अभी नीतीश कुमार आए थे, खड़गे से मिले और उसके बाद उन्होंने और पार्टियों से मिले। एक बार क्या लग रहा है, कुछ हो सकता है क्या ऐसा? हुआ है पहले, इससे भी बुरे हालात थे, उनमें भी हुआ था। 89 में हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे सब, उसमें बीजेपी और ये तमाम सेकुलर सोशलिस्ट तमाम एक जगह हो गए थे। तो सरकार चली गई थी। पानी ले सकते हैं, ले लीजिए जी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर, देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं ये तकरीबन हर इलेक्शन में, जब भी नेशनल इलेक्शन होता है, अपोजिशन को जोड़ने के ताल्लुक से सवाल पूछा जाता है। मेरा ये मानना है कि सब इतने परेशान हैं कि आखिर में मजबूरी है, 1 to 1 करना ही पड़ेगा। और एक मसला और आ जाता है बार बार, या उसको उठाने की कोशिश की जाती है साहब की, चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का अपोजिशन में? कौन बनेगा? नीतीश बनेंगे, राहुल बनेंगे, प्रियंका बनेंगी, ममता बनेंगी, मायावती बनेंगे, कौन, शरद पवार, मतलब कौन बनेगा? ये एक चीज है। देखिए, क्या ये बाकायदा क्रिएट किया गया है मसला है, नहीं कुछ कोई मसला नहीं है। ये नेहरू जी से बड़ा लीडर था इस देश में कोई? जब उनकी डेथ हुई तो क्या देश को लीडरशिप नहीं मिली? इंदिरा जी से बड़ा कोई लीडर था? जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो चली गई, तो क्या लीडरशिप नहीं मिली? क्या राजीव जी की जब सरकार गई तो क्या कोई बहुत बड़ी लीडरशिप दिखाई देती थी आपको अपोजिशन में? लेकिन लीडरशिप मिली। उसके बाद आई के गुजराल जैसे आदमी जो कहते थे कि पार्लियामेंट में मेरा एक एमपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भी इस देश को चलाया। तो ये लीडरशिप का जो मामला है ये बहुत शर्मनाक बात है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, तो 140 करोड़ के लोगों में, 140 करोड़ के बाद इस देश की आबादी के 140 करोड़ लोगों को आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि प्रधानमंत्री बन सके। है तो कौन है? सिर्फ एक आदमी है, वो है मोदी जी। इनके मुकाबला, अरे बड़े बड़े मुकाबला करने वाले चले गए भाई। जिन्होंने बड़े मुकाबला करके सरकारें बनाई वो भी लुढ़क गए।
जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जी। मुरारजी देसाई कितना जबरदस्त वो लेकर के आए थे कि साहब मुरारजी देसाई बड़ी जबरदस्त लीडरशिप, पहली बार कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से एक मोर्चा खड़ा हुआ और कांग्रेस को उन्होंने हराया भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2-3 साल के अंदर सब बराबर हो गया, 89 में वही हुआ। तो ये कहना कि फिर एक दौर आया, अटल जी बने, एक दिन के प्राइम मिनिस्टर भी बने वो, और उसके बाद हार गए। उसके बाद फिर उन्होंने भी कुछ दिन राज किया। तो अटल जी भी एक बड़ा कद थे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज अटल जी का नाम लेने वाला कोई नहीं। इनके यहाँ तो देश की आज़ादी 2014 से शुरू हो रही है, तो अटल जी का दौर भी इनका गुलामी का दौर है। आप ये जो 2014 की बात करते हैं, चीज़ों को बात करते हैं, ज़रा गहराई के साथ इसका जायज़ा लीजिए कि लोगों को क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो किसान कह रहे थे अब्दुल साहब कि ये जो सरकार है ये भाजपा की नहीं है, ये तो सरकार है अडानी और मोदी की, ये भाजपा और उसको अलग कर दिया। देखिए, ये कहना भी जो है वो ठीक है, हमारे किसान भाई अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये भी बिल्कुल ठीक है कि सरमाएदारों की, चंद सरमाएदारों की सरकार है ये, उन्हीं के लिए काम कर रही है। गरीब से गरीब 40% लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। ये भी इतना बड़ा है, हालांकि इतना बड़ा इशू है ये कि 40% लोग जो पहले 17-18%, 22% थे, तकरीबन इतना ही था, आज वो 40% आ गए। और लोगों की आंखें जो हैं वो अभी तक खुली नहीं है, वो अभी तक एक ही खुमार में हैं कि हम किसी को ठीक कर देंगे, हम किसी से बदला ले रहे हैं। अरे भाई, किससे बदला ले रहे हो? अपने आप से बदला ले रहे हो। इस मुल्क में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इस सोच के साथ नहीं चलती, तभी तो आप कह रहे हैं 60% लोग वो है जो इनके खिलाफ रहता है। जी जी, वो लोग इनके साथ थोड़ी हैं। कर्नाटक में तो देखिए एक चीज़ नज़र आ रही है, जो हमने अंदाज़ा किया, मैं वहाँ गया नहीं लेकिन जो खबरें पढ़ता रहता हूँ कि वहाँ का जो मुस्लिम तबका है वो तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देश में क्या लग रहा है, कर्नाटक के बाद क्या लग रहा है आपको? क्या कोई उम्मीद है कि मुस्लिम जो है वो टर्न अप होगा, या क्या लग रहा है, क्या इसमें? अभी कांग्रेस के एक बड़े लीडर मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ वो कांग्रेस के भी साथ नहीं है। उनका कहना है जहाँ उनके पास अल्टरनेट होता है वहाँ वो उनके साथ चले जाते हैं। इसमें पूरी सदाकत नहीं है। मैंने भी उनसे बात की, उनको बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन स्टेट्स के अंदर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ज़रूर मुसलमान अल्टरनेट देखता है। लेकिन जहाँ पर वो देखता है कांग्रेस मजबूत है, इसको दो तरह से कहा जाता है कि जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान डायरेक्ट मुकाबला है वहाँ वो कांग्रेस के साथ जाता है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी पार्टियाँ होती हैं छोटी मोटी, उनके साथ नहीं जाता। बिल्कुल। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है और दिखाई देता है वहाँ वो अपना वोट ज़ाया ना करके कांग्रेस को देता है। जहाँ पर वो देख रहा है कि कांग्रेस को की पोजीशन जहाँ बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर वो उनको वोट ना दे करके अल्टरनेट ऐसी पार्टी को देता है जिसकी उम्मीद होती है कि भाई ये बीजेपी को हरा रहा है। जैसे पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट डाल दिया और हमको सिर्फ 2% वोट मिला, जबकि हमारा वोट उससे बहुत कहीं ज़्यादा 6-7-8% था पिछले चुनाव में। तो ये सोचना कि मुसलमान कांग्रेस के साथ मजबूरी में है, मजबूरी नहीं है, वो मजबूत करने का काम वहीं करता है जहां उसको लगता है कि मजबूत करने से बीजेपी को हरा पाएंगे। तो कहीं कहीं उससे गलती भी होती है, गलती कुछ सीटों पर होती है, चॉइस की गलती होती है। अभी मैं कर्नाटक के अंदर ही एक असेंबली के बारे में आज पढ़ रहा था, कोई लेडी वहाँ से मुस्लिम लड़ रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से मेन उसकी लड़ाई है, वहाँ 8 कैंडिडेट और लड़ रहे हैं मुस्लिम। अब वहाँ पर गलती करेंगे आप तो सीट आप हार भी सकते हैं, और अगर गलती नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे। वहाँ 60% मुसलमान है, 60%। ऐसे ही तो होता है, ऐसी जगहों तो ये 8-8 लोग जो खड़े होते हैं, किसके इशारे पे खड़े होते हैं, क्यों होते हैं?
ये सब इसीलिए किया था। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा ऐसे लोगों को फाइनेंस करते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा जहां देखते हैं कि किसी एक पार्टी का और इनके दरमियान में झगड़ा है, मेन लड़ाई चल रही है बीजेपी और किसी पार्टी के दरमियान में, वहाँ एक तीसरी पार्टी का जो कैंडिडेट कमजोर होता है उसको पैसे देकर, उसको लालच देके उसको इलेक्शन को उठाया जाता है ताकि वोट का डिवीजन हो जाए। तो वो ये काम बाकायदा उत्तर प्रदेश में तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वहाँ रोज होता है ये काम। तो ये एक तरीके हैं लड़ने के। खैर कर्नाटक से आपको एक रोशनी ज़रूर मिलेगी कि अगर कर्नाटक में रिजल्ट अच्छा होता है, क्या आपको लग रहा है? बस आखिरी बात, बस आखिरी इसको हम समअप करेंगे कि कर्नाटक के रिजल्ट जो आएंगे 13 मई को, क्या वो 2024 को तय करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि 2024 को तय करेंगे, अभी कई इलेक्शन बीच में और हैं। राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके अंदर इसमें बहुत चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन 24 का चुनाव बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मोदी जी के लिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है, चूँकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रही है और जो इनके मुद्दे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कुछ मुद्दे अभी इन्होंने बैग में रखे हुए हैं, उनको निकालेंगे ये। तो इन्हें बेसिकली इनकी जो जीत का सेहरा इन्होंने अपने सर बांधा है वो हमेशा पोलराइजेशन के कुछ भी कर सकते हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है डिफिकल्ट ज़रूर होगा। और जहाँ तक कर्नाटक का चुनाव है, इसमें मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि 100% कांग्रेस की जीत बिल्कुल यकीनन है। हम क्लियर कट धम्मिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं वहाँ पर, तो जो रिपोर्ट्स मुझको वहाँ से मिल रही हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब की, आपने हमसे बात की और हमने कई इश्यूज़ पर, सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि जो बड़े अहम इश्यूज़ थे उन पर हमने बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कांग्रेस के कौमी तर्जुमान सीनियर लीडर मौजूद थे मीम अफजल साहब, हमने उनसे बात की और यकीनन ये जो गुफ्तगू हुई है ये एक दस्तावेज़ की हैसियत रखेगी, क्योंकि इन्होंने कई अहम इशारे भी किए जो शायद हिंदुस्तान की जो सियासी तारीख है उसका बड़ा अहम हिस्सा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।